तैयार हैं नए चैप्टर के लिए? तो आपका चेहरा हरा है कि लाल है? हरा वाला है। लाल है। चेहरा हरा होना चाहिए कि लाल? वैसे लाल होना चाहिए, पर ऐसा वाला लाल नहीं होना चाहिए ना। यहां के हिसाब से आपका चेहरा हरा भरा होना चाहिए ना। लाल लाल चट नहीं होना चाहिए ना। इधर चलता है ना लाल चट, हरा भरा। चलिए, तो ऑनलाइन वाले भी सब लोग आ गए हैं। तो कैसा लग रहा है आज नए चैप्टर की शुरुआत में? आज थोड़ा सा माहौल है क्लास में भी, है ना। वो लोग आ गए हैं जो हर चैप्टर की शुरुआत में बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, है ना। नए चैप्टर के दिन भारी अच्छा अपना क्या बोल सकते हैं उसका, एक जन सहयोग, जन उत्साह दिखाते हैं। फिर ये लोग अगला जब चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट आएगा तब फिर आ जाएंगे ये, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, कई लोग केवल हालचाल लेने आते हैं। ऑनलाइन में भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं ऑफलाइन में, इंसान तो इंसान है ना। तो ये हालचाल लेने आते हैं, आसपास वालों का पूछ लेते हैं और परसेंटेज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, फिर अब आगे हम तुमको सिंपल इंटरेस्ट में मिलेंगे, है ना। तो ये हालचाल लेके फिर निकल लेते हैं। चलिए, तो एक बार जरा जोर से बोलेंगे भारत माता की। बहुत बढ़िया। तो चलो करते हैं शुरुआत, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, शुरुआत में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताता हूं, फिर हम बात करते हैं। 3 चीजें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्रय मूल्य, है ना। सीपी के बाद एक्चुअली आता है, सीपी के बाद एमपी। एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं आता है। मार्क्ड प्राइस आता है, जिसे हम अपनी आम जिंदगी में एमआरपी के नाम से जानते हैं, है ना। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। इसे लेवल मूल्य, लेवल प्राइस भी बोलते हैं, प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं। और फिर फाइनली वो चीज आती है जो इन दोनों के बीच में होती है, और उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, या हिंदी में इसे हम कहेंगे तो विक्रय मूल्य। अब आपने यहां पे देखा होगा कि मैंने क्रय मूल्य से सीधा विक्रय मूल्य नहीं बनाया। मैंने क्रय मूल्य को पहले लेकर गया हूं मैं मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। फिर आपका अंकित मूल्य से कहां हम आए हैं? सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पे। तो ये खेल आपको समझना है कि आखिर ये खेल होता क्या है ना। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी चीज हो, एक चीज आप याद रखिएगा कि क्रय मूल्य हमेशा शुरुआत में कितना होता है? 100%, है ना। परसेंटेज और रेशो आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, है ना। एग्जाम में परसेंटेज, रेशो ये घूमता ही रहेगा, हर चैप्टर में ये घुमा फिरा के आने ही है ना। तो अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई चीज कितने रुपए की है? 100 की, है ना। 100 रुपए की तो कंपनी ने बनाई, ठीक है। अब कंपनी लाभ चाहेगी तो 100 रुपए की चीज को पहले तो क्या करेंगे? वो पहले उसका प्राइस बढ़ाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल भारत में अगर आपको जीना है, भारत में अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, तो भारत में एक चीज आजकल बहुत कंपलसरी हो गई है, जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब हिंदी में बोलते हैं छूट, और इसका हिंदी में एक और नाम होता है बट्टा। एग्जाम में भी कभी कभी बट्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। बट्टा जो है ये व्यापारियों का शब्द है, सुना हो अगर आपने शायद। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में 2 चैप्टर है। यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो सिखाऊंगा ही मैं, साथ ही साथ डिस्काउंट मतलब बट्टा, इससे जुड़े हुए जो सवाल है वो भी हम सीखेंगे। तो वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत में आजकल क्या कंपलसरी हो चुका है? डिस्काउंट। देखा होगा आपने, है ना। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता ना तो मन में एक वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है ना। मतलब हम भारतीयों की इतनी खतरनाक आदत हो गई है कि अगर 100 रुपए की चीज को ईमानदारी से 110 में देगा ना तो हम मुंह फुला लेंगे, हमें मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कम कुछ नहीं करा। भाई आप एक दुकान पे गए, आप 100 रुपए की चीज है, ये बेचारे उसको 100 रुपए की पड़ी, अब वो उसने ईमानदारी से कहा कि 100 रुपए की मुझे मिलती है, आप 110 में ले लो, तो आप बोलोगे कुछ तो कम करो। इस मामले में महिलाएं और लड़कियां, ठीक है, इनके ब्लड में एक अलग ही क्या बोलना चाहिए, एक अलग ही ताकत है, एक अलग ही चीज है, वो है भाव करने की, है ना। बेचारे जो लड़के होते हैं वो तो फिर भी
110 रुपए की चीज लड़ झगड़ के 105 में कर लाएंगे, लेकिन इनके पास एक अलग ही ताकत है। ये इतने खतरनाक हैं कि 110 की चीज को 90 में ले आएंगे, है ना, सामने वाले को भी घाटा पहुंचा दें, इतनी ताकत ये लोग रखते हैं, है ना। वो एक जोक आपने सुना होगा, ये जोक हमेशा मैं शेयर करता हूं। एक जोक आपने सुना होगा कि एक बार दो महिलाएं थी, एक साड़ी की दुकान पे गई, उन्होंने मात्र 4-5 घंटे साड़ियां देखी, उसमें से बड़ी मुश्किल से एक साड़ी पसंद आई, है ना। दुकानदार से पूछा उन्होंने कि ये साड़ी कितने की, तो दुकानदार ने कहा कि मैडम ये साड़ी आपके लिए जो है 800 की हो जाएगी। अब लड़कियां या महिलाएं पहले से ही पता है कि तुम जितना बोलोगे हम तो 100 रुपए से शुरू करेंगे, है ना। तो उसने बेचारे ने बोला कि 800 रुपए की साड़ी, तो इन्होंने कहा 800 रुपए इतना महंगा, हम तो 100 रुपए देंगे। अच्छा, दुकानदार को भी पता है कि 100 में ये लेंगे नहीं, थोड़ा तो ये बढ़ेंगे। महिलाओं को भी पता है कि 100 में पॉसिबल ही नहीं है, पर एक नियम होते हैं हर गेम के, है ना। तो इन्होंने 100 से शुरू करा। अब यहां चलेगा कि मैडम थोड़ा आप बढ़ जाओ, थोड़ा मैं कम हो जाऊं, ऐसा चलता रहेगा। एक आध घंटा मामूली बातें खराब करके फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चलो ठीक है 400 में दे दो। ठीक है, 400 में दुकानदार ने कहा कि 400 में दे दो, तो महिलाओं ने कहा क्या भैया हर बार आपकी दुकान से ले जाते हैं, 400 क्या, इसको 200 में कर दो, इससे ज्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे, और आपकी दुकान से तो हम कितने साल से ही ले जा रहे हैं। उस दुकानदार को गुस्सा आ गया, उसने साड़ियां उठाई, एक कोने में रख दी, और उसने कहा मैडम ऊपर वाले से डरो, आज ही मेरी दुकान खुली है, आज मेरी दुकान का पहला दिन है, और तुम सालों से कहां लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास एक से एक औजार होते हैं। और एक और चीज आपने देखी होगी कि अगर हमें डिस्काउंट नहीं, मतलब हम हर जगह डिस्काउंट लेते हैं, सब्जी भाजी खरीदने जाते हो आप, है ना, अगर सब्जी वाले ने कम नहीं करा तो धनिया या मिर्ची तो उठा के लाएंगे हम, लाते कि नहीं लाते। तो हमारे क्या है, ये खून में आ चुका है, बहुत खतरनाक तरीके से आ चुका है। वापस पॉइंट पे आते हैं, इस पे तो मैं 1 घंटे लेक्चर दे दूं आपको, हंसा हंसा के आपका पेट दुखा दूं मैं, इतने डिस्काउंट के उदाहरण हैं। लेकिन फिर से आते हैं, 100 रुपए की चीज थी, एक नई दुकान वाला था, उसने सोचा कि मैं 110 रुपए ईमानदारी से बिजनेस करूंगा, मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। 100 रुपए की चीज है, कस्टमर का फायदा है, कस्टमर को बोलूंगा, ईमानदारी से बताऊंगा 100 रुपए की चीज है, आपके लिए 110। लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने में मिल रही है, कस्टमर को फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कम कितना कर रहे हो, है ना। तो आपने लड़ झगड़ के बेचारे से कहा, और उसको भी मजबूरी, अब नई दुकानें बेचना तो है, तो उसने 105 में बेचा, वो परेशान हो गया, है ना। फिर वो गया एक सिंधी के पास, किसके पास, सिंधी के पास। उसने बताया कि यार मेरी दुकान पे तो ऐसे लफड़े होते हैं, 100 रुपए की चीज में लाता हूं, 110 रुपए कमाने के लिए ईमानदारी से बोलता हूं, लोग 105 में, लड़कियां आती तो वो तो 90 दे के जाती हैं, तो बड़ा घाटा हो रहा है ना। तो सिंधी ने कहा कि बेवकूफ, ऐसा बिजनेस थोड़ी करते हैं। बिजनेस कैसे करते हैं, अगली बार क्या करना, कोई ग्राहक आए ना तो 100 रुपए की चीज को उसको ये मत बताना 100 की चीज है, उसको बोलना कि ये 150 रुपए की है। कितने की है, 150 की, और आपके लिए 130 रुपए की। दुकानदार ऐसा करते हैं कि नहीं करते, आपके लिए कम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप हर बार आओ, इसलिए आपके लिए कम कर रहा हूं, और आप हर बार आते रहे हो, भले पहली बार गए हो, आप हर बार आते रहे हो। तो अब आपको उसने कितने का बोला, 130 का, लेकिन आप तो आप ठहरे। अब जो दुकानदार है वो पहले से तैयार है कि अब तुम कम करवा लो, कितना करवाओगे, है ना, क्यों, क्योंकि मैं अभी कहा हूं 130 पे। अब आप तो पहले ही मनी मन थोड़ा सा खुश हो रहे हो कि 150 की चीज 130 में मिल रही है, और अभी अपना काम तो बचा ही है, ये तो उसने करा, अभी अपनी ताकत तो बची है ना। तो आपने 130 रुपए पे लड़ झगड़ के आपने कहा, इस बार दुकानदार को टेंशन नहीं है, तुम कितना कम कराओगे, 130 की चीज है ना, ठीक है, फाइनली 120 पे हुआ। आप ये सोच के खुश हो कि मैंने 150 रुपए की चीज कितने में लाया। दुकानदार अपनी अलग खुशियों के आसमान पे है, उसने कितना कमाया, आया समझ में। आजकल मार्केट क्या है, रेट बढ़ा के कम करना आज के समय में जीने के लिए कंपलसरी हो चुका है ना। तो इसलिए आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले वो ईमानदारी से 10 रुपए ज्यादा बेच रहा था, फर्क इस बात से पड़ता है कि कम कितना हो रहा है। होता है कि नहीं होता ऐसा। इसलिए मॉल्स में आप जाओगे तो एक से एक रेट्स होते हैं। चलिए तो वापस आते हैं, अगर कोई कंपनी ने किसी वस्तु को 100 रुपए का बनाया है तो पहले वो क्या करेगा, 150 रुपए उसके ऊपर टैग लगाएगा, है ना। अंकित मूल्य मतलब उसके ऊपर छपा कितना है, उसके ऊपर लिखा हुआ कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब यहां पे दिया जाता है डिस्काउंट। हमेशा याद रखना,
डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, डिस्काउंट हमने दे दिया मान लीजिए 30 रुपए का, तो डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु कितने की हो जाएगी? 120 की। तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। आया इतना समझ में? फिर से मैं अपनी बात एक चीज और रिपीट करूंगा, ये एग्जाम्पल को हटा के मैं आपको बताता हूं दूसरी बात, कि अगर कभी भी लाभ या हानि की बात की जाएगी तो लाभ और हानि हमेशा इनके बीच में देखा जाता है ना? कितने रुपए की थी और फाइनली बिकी कितने रुपए में, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? प्रॉफिट या लॉस। और सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिस्काउंट। इतना समझ में आया? तो डिस्काउंट वाले जब भी प्रश्न आएंगे आप देखेंगे कि वहां पे अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस की बात की जाएगी। इतना क्लियर है सभी को, है ना? दूसरी बात, परसेंटेज का जल्दी से सब लोग मुझे बताना, क्योंकि यहां पे फिर से आपके परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज की मात्र इतनी जरूरत पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रतिशत का क्या मतलब है। तो मुझे बताइए कि 1 का मतलब कितना होता है? 100%। अगर किसी चीज को 2 भागों में बांटा जाए तो 50, 3 भागों में बांटा जाए तो 33, 1/3, 4 भागों में बांटा जाए तो, बोलते जाओ, 5 भागों में बांटा जाए तो 20, 6 भागों में बांटा जाए तो 16 सही 2/3, 7 भागों में बांटा जाए तो 14 सही 2/7, 8 भागों में बांटा जाए 12.5%, 9 भागों में बांटा जाए 11 सही 1/9, 10 भागों में बांटा जाए 10, 11 में बांटा जाए 9 सही 1/11, 12 भागों में बांटा जाए 12 भागों में 8 सही 1/3, 13 में बांटो 7 सही 9/13, 14 में बांट दो 7 सही 1/7 और आखिरी 15 में 6 सही 2/3। ये जिसको याद नहीं है आप याद कर लेना, याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं याद करोगे तो आपको बड़ी समस्याएं आएंगी, है ना? ये आपको नोट्स में मिल जाएगा और ये पीडीएफ कहीं भी आपको इसकी मिल जाएगी, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी को समझ में ना आए कि ये कैसे आया तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, 100 में आप जो वैल्यू निकालना चाहें उसका भाग दे दें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूं, जैसे आप चाहोगे कि सर 14 सही 2/7 कैसे आया, तो आप कुछ मत करिए, 100 में 7 का भाग दे दीजिए। हमने लिखा 1 है, एक्चुअली क्या है, 1/7 के साथ परसेंट लगाए, मतलब आप 1 में 7 का भाग देके परसेंट में बदल रहे हो। परसेंट में बदलोगे मतलब 100 का गुणा करोगे, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि 100 में 7 का भाग दे दो। 100 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग पहले तो एक बार जाएगा, कितना शेषफल बचेगा? 3, 3 और 0, 30 में आप 7 का भाग देंगे, 7 से 4 बार 28, शेषफल बचेगा 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसी को आप गुणा कर लोगे, 14 का 7 गुना 98, 98 में 2 जुड़ा 100, 100/7 मतलब 1/7। ठीक है, तो ये आप आसानी से बदल सकते हो। अब आपको मेन ये क्यों बता रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा, 11 सही 1/9% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब क्या है ये ध्यान से सुनिए। पहले तो बताइए 11 1/9% का मतलब क्या होता है? 1/9। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भिन्न आया, कभी भी कोई फ्रैक्शन आया, तो नीचे वाली वैल्यू आपके लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी, क्रय मूल्य होगी, और ऊपर वाली वैल्यू आपके लिए लाभ या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना? मैं आपसे पूछूंगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो, तो क्रय मूल्य अगर 9 है और आपने लाभ लिया है तो 10, हानि अगर होगी तो 8। ठीक है, बाकी अभी जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में अगर भिन्न बनता है तो नीचे वाली वैल्यू को कॉस्ट प्राइस मानेंगे, और ऊपर जरूरी नहीं कि एक लिखा हो, जो भी लिखा होगा वो उस पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। शुरुआत एकदम जीरो लेवल से कर रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अपने जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए शुरुआत के 4-6 प्रश्न एकदम बच्चों वाले रहेंगे, लेकिन उससे कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं, तो इसका जवाब सब लोग जल्दी से दीजिए।
आसान है ये वाला। चलो आपको मैं यहां पे आंसर, इसमें आपको आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं बताया है, आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूं वो सुनिए, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आपसे कहा है कि 8,000 रुपए पर हमें 25% का लाभ लेना है ना। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सब लोग यहां ध्यान दीजिए। आप चाहें तो इसका 25% निकालें, तो 8,000 रुपए का 25% होता है 1/4। 1/4 का मतलब होता है 2,000, मतलब कितने का लाभ हो गया यहां पे? 2,000 का। तो वस्तु कितने की है? 8,000 की। कितना लाभ लिया आपने? 2,000 का, मतलब उसको कितने में बेचोगे? 10,000। ये आपका आंसर आएगा। समझ गए पहला तरीका। अब मैं आपको इसके अलावा दो और तरीके बताता हूं, ठीक है। दूसरा सुनिएगा, हमें पता है कि 25% का लाभ लेना है और हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, और अगर आप 25% का लाभ लोगे मतलब कितना प्रतिशत बन जाएगा? हर चीज अपने आप में 100 होती है, आप अगर 25% का लाभ लोगे तो वो 125% बन जाएगी। तो क्यों ना 8,000 का डायरेक्ट 125% निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ये 25 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 4 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 2,000 बार, 2,000 का 5 गुना, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। तो आपको हमेशा ये वाला तरीका अपनाना है बजाय इसके भाई 25% पहले अलग से निकालो फिर जोड़ो, इससे कई गुना अच्छा है कि हम डायरेक्ट कितना परसेंट निकाल दें? 125। आया समझ में? अब इसी सवाल को रेशो से कैसे करेंगे, अनुपात से कैसे करेंगे वो सीखिए। अनुपात हमेशा डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रतिशत दिया गया है। कितना प्रतिशत प्रश्न में दिया है? 25। 25% का भिन्न में मान क्या होता है? 1/4। और आप हमेशा पता है क्या बनाओगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला पूरा खेल है ना। तो यहां प्रश्न में लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो नीचे होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस, सोचना ही नहीं है, और प्रॉफिट हो रहा है तो एक जुड़ेगा, 4 पर 1 जुड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो 4 रुपए की चीज आप कितने में बेचोगे? 5 में। अच्छा अब ये बताइए कि ये 8,000 क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहां कितना है? 4। तो 8,000 रुपए अगर 4 है तो 5 क्या होगा? आंसर आपका तब भी कितना आएगा? 10,000। आया समझ में? इससे फायदा क्या है कि क्रय मूल्य देंगे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य देंगे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो। आंसर आएगा बाकी मेथड से भी, लेकिन यह सबसे आसान रहेगा, है ना। किसी को अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि 8,000 क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो भाग भी किसका देंगे? कॉस्ट प्राइस का। अगर ये विक्रय मूल्य होता, अगर ये सेलिंग प्राइस होता, तो भाग किसका देते? 5 का। सिंपल सा फंडा है। आया? तीनों मेथड समझ में आई आपको? चलो इसका आंसर बताओ। रेशो से करिए, फायदे में रहोगे आप। अब आपकी ये जो दोनों मेथड थी ना, ये मैंने फेल कर दी ना, ये मेथड लगनी है ना ये लगनी है, अब आपको मजबूरन रेशो से ही करना पड़ेगा। चलो देखो, अब आपको कई सारे बच्चों को समस्या क्या जा रही है कि सर ये 23.33% का क्या करें, है ना। तो इसके कई इलाज हैं। सबसे आसान ये है कि 23 को तो 23 रहने दो, और प्रतिशत में मैंने बताया था कि इसको 1/3 लिख सकते हैं। नहीं पता है तो याद रखो, है ना। अगर कभी भी 0.33 आए तो उसको 1/3 लिख सकते हो, और 0.66 आए तो उसको 2/3 लिख सकते हो। ये याद रखना आप, है ना। तो 23 का 3 गुना, 23 का 3 टाइम्स, 23 का 3 गुना 69, 69 प्लस 1 70/3, और परसेंटेज का लग जाएगा 100।
इसको आपने अगर सॉल्व किया तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एक ही बार, है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 7/30। यही आ रहा है कि नहीं? अब आप यहां पे बनाइए रेशो, तो जो नीचे होता है ये हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस होता है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो 7 प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब आपने 30 रुपए की चीज कितने में बेची है? 37 में, रेशो के नियम के अनुसार। लेकिन प्रश्न में दिया है 12,000, और 12,000 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, हाँ या ना? 12,000 क्या है? क्रय मूल्य है ना, तो किसका भाग देंगे? बोलो। और गुणा किसका करेंगे? 37 का। 30 से कितनी बार कटेगा? 400 बार। और 400 का 37 में गुणा करोगे तो 37 का दुगना क्या होता है? 14,800। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 7400। 7400 का दुगना 14,800। आया समझ में? ठीक है, तो इसलिए हमारी ये जो रेशो मेथड है ये एवरग्रीन मेथड है, कैसा भी प्रश्न आ जाए बनेगा। अब आप में से कई लोगों ने कोशिश जरूर करी होगी कि 12,000 का हम 123.33 निकाल दें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए होंगे और इससे कभी आंसर ये वाला आएगा ही नहीं। दशमलव से आंसर दशमलव में ही आएगा, इसलिए ये मेथड आपकी गलत हो जाएगी। इसको करिए। एक वस्तु 66,300 की है और उस पर 27.5% का प्रॉफिट लिया गया। वस्तु नहीं है, मतलब बेचा गया है, उसका क्रय मूल्य बताइए। करिए। चलो बता दूं, यहां पर फिर हम कई तरीके लगा सकते हैं। हम परसेंटेज को तोड़ भी सकते थे, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, आप इसको 20% प्लस 3.33% से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। इस सवाल को भी आप 20% प्लस 7.5 कर सकते हो। इससे भी आसान रहेगा कि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्या? 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करोगे, 27 का डबल होता है 54 प्लस 1, ये आ गया 55/2 और परसेंटेज का 100। इसको आप और शॉर्ट कर लो, 5 से कैंसिल होगा 11 बार और ये कैंसिल होगा 40 बार। ये हमें मिल गई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। तो आप अब सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए। तो मुझे बताइए सीपी क्या है यहां पे? 40। और प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो कितने में बेचा होगा? 51 में। अब यह देखने लायक बात है कि 66,300 प्रश्न में इस बार क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, बेचा गया, इतने में बेचा गया, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस का भाग देंगे, और आपसे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा है तो 40 का गुणा करेंगे। तो इसको अगर आपने कैंसिल करने की हिम्मत करी तो ये एक बार जाएगा और 3 बार, 1300 है ना। और 1300 का 4 गुना कर दोगे, 40 गुना कर दोगे, मतलब वो वस्तु कितने की रही होगी? 52,000 की। 52,000 आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर आया? बाकी लोगों को समझ में आया कैसे परसेंटेज को भिन्न में बदलना है? हाँ या ना? आवाज में ही दम नहीं है तुम्हारी तो, बिल्कुल भी। अभी भी कहां दम था?
ठीक है, ऑनलाइन वालों ने भी आंसर दे दिया था। बढ़ जाएं आगे। ये लो, इसका आंसर तो बता देना, लाज रख लेना इस बार अपनी। हम्म, 200 कहां से आया, मतलब 200 कहां था? अरे भगवान, 200 का 2 और ये परसेंटेज का 100, ऐसे 200 आया था। हाँ जी, देखिए यहां परसेंटेज आसान है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज 15% मतलब 15/100, 15/100 मतलब 3/20। तो 3/20 का मतलब कि 20 रुपए की चीज कितने में बेची होगी? 23 में। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। नाउ व्हाट इज 46,000 क्या है? सेलिंग प्राइस। डिवाइड करेंगे 23 से, और कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20। तो ये कैंसिल होगा आपका 2000 बार, और 20 से गुणा करोगे, वस्तु कितने की थी? 40,000। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसका आंसर भी बता दो जल्दी। वेरी गुड। देखो, बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल है कि 15,000 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर कितने में बेचोगे? 18,000 में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? कितने का? एक चीज आप याद रख लेना आज से, कि प्रॉफिट हो या लॉस, नीचे हमेशा क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस। नीचे लाभ या हानि कैलकुलेट हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, और 100 का गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। तो आपने 15,000 पर 3,000 का प्रॉफिट लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 से 5 बार कैंसिल हुआ, 5 से ये हुआ। आपका आंसर पता है क्या आएगा? 20% का प्रॉफिट। ठीक है, इसका आंसर भी बता दो जल्दी। कितने का फायदा हो रहा है यहां पे? 3600 का, 3600 का। नीचे आप क्या रखोगे? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? तो आपने 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दी, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 2 से 5 बार, 15% आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट बताओ, अब बोलो। आसान है दिखने में, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान है ये। चलो बता दूं। हम्म, 4800। देखो इधर, आपको एक और छोटी सी नई बात बताता हूं मैं। हमने अभी सीखा कि 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 में ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है ना? फिर हम सीपी और एसपी का रेशियो बनाते थे कि 10 पे प्रॉफिट लिया तो 11। जब भी ऐसे सवाल आए ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर होना। एक के हाथ से दूसरे के हाथ में गई, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ट्रांसफर हो रहा है ना यहां पर। तो ऐसे केस में क्या किया करो? इसको घुमा दिया करो।
मतलब एसपी ऊपर सीपी नीचे। एसपी कितना है 11, तो सीपी कितना है 10, मतलब 10 की चीज को कितने में बेचा गया 11 में। ऐसा लिख लिया करो। अब देखो क्या चमत्कार होता है इससे। 5,000 रुपए की वस्तु है, 10% का प्रॉफिट, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 11, 10 से 11 को हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5,000 की चीज अगर 10% प्रॉफिट पे बेची गई है, मतलब 10 से कितने पे बेची गई है 11 पे। आगे बढ़ो, 9 सही 1/11, तो मुझे बताइए कि 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है 1/11। प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है। 11 पर 1 का प्रॉफिट है, मतलब क्या लिखेंगे 12/11। गुणा करते जाओ, जितने बार हो चलने दो। आखिरी में क्या हुआ है 1/5 की हानि। इस बार उन्होंने आपको डायरेक्ट भिन्न दे दिया है ना। 1/5 की हानि मतलब 5 पे कितने की हानि 1 की, तो बताओ यहां क्या लिखेंगे 4/5। इतना सा काम है, जिसने हल कर लिया आंसर आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 100 बार कैंसिल, 12 का 4 गुना 48 के आगे 2 जीरो लगा दो, ये सीधा आखिरी हाथ में इतने रुपए में वस्तु पहुंचेगी। आया समझ में? ठीक है। एक ही लड़का हिम्मत कर रहा है बस। 10% मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट 11/10, 1/11 का प्रॉफिट, 11 पर 1 का प्रॉफिट 12/11। बस ये ध्यान रखो कि सेलिंग प्राइस ऊपर रखना है, कॉस्ट प्राइस नीचे रखना है। इतना सा खेल है, ठीक है। चलो अब यहां से टाइप चेंज होगा, अब थोड़े से अच्छे सवाल आएंगे। बेसिक छुटपुट सवाल खत्म होते हैं यहां पे अपने। पढ़िए अच्छे से इसको 2 बार। पढ़ लिया सभी ने? चलो अब सुनो जरा इधर। एक व्यापारी 1,25,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है ना। ये लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं है। प्रश्न आपको दिया किसमें है प्रतिशत में, और ऑप्शन किसमें है, तो रुपए का कोई काम है क्या, नहीं है। तो हम बिना रुपए के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हालांकि किताबों में आपको जो तरीके मिलेंगे, इसकी मेथड्स मिलेंगी, वो पूरी लॉन्ग मेथड मिलेगी, वो पूरा रुपए से आपको करना सिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बिना रुपए के करना और भिन्न में करना आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो आप शुरू की 2 लाइन भूल जाइए। आप यहां समझिए कि एक व्यापारी के पास कुछ स्टॉक में कुछ सामान रखा है, उसमें से उसने 3/4 पर 8% लाभ कमाया। पहले तो आप मुझे यह बताइए कि 3/4 से आप क्या समझते हो। देखो अगर ऐसा कभी भिन्न आता है, हम लाभ हानि की बात नहीं कर रहे हैं, भिन्न का नियम होता है कि नीचे हमेशा कुल आता है, नीचे हमेशा टोटल आता है, और ऊपर उसी का क्या रहता है हिस्सा या उसका भाग, उसका पार्ट, यही होता है। तो 3/4 का मतलब यह हुआ कि मान लो उस दुकानदार के पास 4 चीजें हैं, तो उसने कितनी बेची 3 क्या 4%, 3 बेची। कितनी चीजें थी 4, बेची कितनी 3, ठीक है। तो बची कितनी, वेरी गुड, कितना फास्ट मैथ से तुम लोगों का। अब यहां पे आप सुनिए कि कुल कितनी वस्तुएं हैं 4, उसमें से बेची कितनी है, तो बची कितनी 1। बहुत बढ़िया है ना। अब ये बताओ कि 3/4, अब आप 4 को मत देखो, 3 चीजों को उसने कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा 8, मतलब 3 चीजों पे उसने 8% कमाया, मतलब कितना कमा गया। अच्छा, शेष को कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल मिलाकर 7 लाभ हो। टोटल चीजें कितनी है 4, टोटल चीजें कितनी है 4, और चारों पे कमाना कितना है 7, बोला है ना। तो गुणा करने पे कितना आएगा 28। अब आखिरी बात मुझे बताओ, उसे टोटल कितना कमाना है 28,
कितना कमा चुका, कितना और बचा, आंसर। नहीं आया समझ में? आया? फिर से सुनो, 3/4 आप इसको अगर समझ लोगे ना तो आपको एक बार में समझ में आया होगा। 3/4 का मतलब है कि हमारे पास 4 चीजें हैं, उसमें से हम कितनी बेच रहे हैं, 3। तो 3 चीजों को मैंने 8% पे बेचा, मतलब 24 कमा चुके हैं, है ना। लेकिन कुल मिलाकर 7% कमाना है 4 चीजों पर, मतलब टारगेट है 28% कमाने का, 24 कमा चुके हैं, तो बचे हुए पे कितना कमाएंगे, 4। आया? पक्का? हाँ या ना? सब लोग बोलो यार। इतनी बार बोलते हैं तब भी देखते ही रहते हो। और देखो तो जरा अच्छे से देखा करो ना, ऐसा डराते क्यों हो? मुस्कुराते ही नहीं है। कई लोग तो इतना सीरियस देखते हैं जैसे पता नहीं कब से खाना नहीं खाया हो। हाँ, ऐसे अब थोड़े मुस्कुरा रहे हो, अब बोला है तो नहा के आया करो। तुम लोग को इतनी बार बोला है, उठ के आ जाते हो, इसलिए तो आलसी फैलाते हो। हाँ, तुम्हारे साइड वाला बेचारा वैसे ही परेशान। ठीक है, ये देखो खत्म हो गई बैटरी तुम्हारी फिर से। इसका आंसर बताओ तुम तो। अब देखो, रुपए को तो छोड़ो, और अब जो मैं पूछूं सब लोग बोलो। 3/5 में 5 का क्या मतलब है? हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? तो आप कहोगे 5। उसमें से बेची कितनी है? 3। तो शेष कितनी है? 2। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, कई लोग गलती करेंगे। अब ये बताइए कि 3 चीजों पर कितना कमाया? कितना कमाया? 10%। तो टोटल कितना हो गया? 30। और कुल मिला के कमाना कितना है? 12। तो टारगेट कितने का है? 60 का। कमाना 60 है, कमा चुके हैं 30, तो कितना और कमाना है? 30। लेकिन कितने पर? 2 पर 30 कमाना है, तो आंसर आएगा 15%। समझ गए? पिछली बार अच्छी बात क्या थी कि एक ही चीज थी। तो हमेशा याद रखिए, अगर 2 चीजें हैं भाई, 2 पर कितना प्रतिशत कमाए कि 30 हो जाए, समझे? तो 2 पर 15-15 कमाओगे तब तो 30 होगा। ये पूरा औसत का खेल चल रहा है, पूरा एवरेज है। तो 30% 2 पर कमाना है, मतलब ओवरऑल कमाई क्या मानी जाएगी? 15%। 3 चीजें होंगी, 3 का भाग देंगे, 4 होंगी, 4 का भाग देंगे, 1 होगी तो 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? बता दूं? हाँ, ये वाला चैप्टर YouTube पे भी पढ़ाया है। कई सारे क्वेश्चंस YouTube वाले मिलेंगे आपको इसमें। 9:30। चलो देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं कि 1/7 पे कमाया गया है 5। फिर 2/7 पे कमाया गया कितना? 2/7 पे कमाया गया 10, और बचा हुआ। अब आप यहां देखिए, अच्छी बात पता है क्या है कि नीचे दोनों में क्या आया है? 7। अगर 7 के अलावा और कुछ आता ना तो अपनी मेहनत बढ़ती। आगे आएगा ऐसा सवाल जब यहां पे संख्याएं अलग अलग हो। फिलहाल दोनों जगह 7 का मतलब है कि हमारे पास टोटल कितनी चीजें हैं? 7 हैं। अब इसमें से पहले 7 में से 1 को बेचा, फिर 7 में से 2 को बेचा, तो मुझे बताइए शेष कितना? शेष कितना? 7 में से 3 गया तो बचेगा कितना? 4। बिल्कुल सही है।
अब ये बताइए कि 1 पर कितना कमाया 5 और 2 पर कितना कमाया 10, तो आप कितना कमा चुके हो 5 और 20, है ना। अच्छा, ओवरऑल कितना कमाना है 9, तो 9 का आपने जब इसमें गुणा किया तो आपका टोटल टारगेट है 63% कमाने का, उसमें से कितना कमा चुके 25, तो बचा कितना 38, है ना। तो अब आपको बचे हुए पर 38 कमाना है, तो 38 में भाग देंगे 4 का, तो 38 का आधा 19 और 19 का आधा 9.5, तो आपको बचे हुए पे कितना प्रतिशत कमाना है 9.5% कमाना है। यह आंसर आएगा ए वाला। आया? नेक्स्ट, अब थोड़ा रुपए इन्वॉल्व होगा। इसके पहले जो हमने सवाल करे उसमें परसेंटेज ही परसेंटेज में खेल हो गया, इस बार रुपए और ऑप्शन भी रुपए में है, तो अब रुपए को इन्वॉल्व करेंगे हम। पढ़ लिया? किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ। स्टॉक की कुल कीमत बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए कि 2/3 का मतलब क्या है। आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं 3, कितनी बेची 2 पे कितना कमाया 6 और बचा कितना 1, और उसको भी इस बार हानि पे बेचा है। इस बार ये नहीं निकालना है कि बचे हुए पर कितना, वो भी दे दिया उन्होंने, है ना। अब सब यहां ध्यान दें, 2 चीजों को आपने प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट दिखाने के लिए मैं इसको प्लस लिख देता हूं, है ना, और इसको लॉस पे बेचा है तो मैंने माइनस लिख दिया। 2 चीजों पर आपने 6% कमाया, मतलब कितना कमाया 12। एक को आपने नुकसान पे बेचा, कितने के 3 पर, मतलब 3। 12 कमाया, 3 का नुकसान, कुल मिला के कितना 9। ये लाभ होगा कि हानि? 2 चीजों पे 12 कमाया, 1 पर 3 गवाया, तो कुल मिला के हाथ में कितना बचा 9, और ये 9% क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि 12 प्लस में था 3 माइनस में था, तो 9% का लाभ हुआ। लेकिन कितनी चीजों पर, टोटल को मत भूलो, है ना, डायरेक्ट 9 से आगे मत बढ़ना। आपने 9% कमाया है 3 चीजों पर, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट क्या माना जाएगा 3% माना जाएगा। तो कुल मिला के प्रॉफिट कमाया गया 3%, जबकि रुपए में कितना कमाया गया है 540। तो बस 540 अगर 3%, तो 100% क्या आंसर आ जाएगा आपका कितना 18,000 रुपए। इतने रुपए का सामान रखा हुआ है, आंसर डी। समझ गए? बस ऐसे सवालों में यह याद रखो कि यहां एवरेज चलता है, औसत चलता है। 9% आपने कमाया, लेकिन ओवरऑल 9% है, 3 में बांटोगे तब शुद्ध मुनाफा 3% माना जाएगा, ना कि 9। अगर आपने 9 का भाग दे दिया तो 6,000 आएगा, फिर आपको उसको 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजें हैं, तो भी 18,000 आ जाएगा। तो या तो पहले भाग दे दो या बाद में गुणा कर दो, एक ही बात है। ठीक है, इसको करिए। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। 1/3 भाग पर कितना कमाया गया 15, है ना। 1/4 भाग पे कितना कमाया गया 20, और क्या है
शेष पर जितना रिमेनिंग है उस पर 24% कमाया गया। कुल 6200 रुपए का लाभ हुआ तो स्टॉक की कीमत बताइए। अब देखिए यहां पे हमने एक सवाल थोड़ी देर पहले करा था जिसमें दोनों जगह 7 था, तो हमने टोटल चीजें कितनी मान ली थी 7, लेकिन इस बार दोनों जगह क्या है, अलग अलग संख्या है। तो ऐसे केस में आपको कोई संख्या खुद से मानना पड़ेगी, आपकी जो मर्जी आए वो संख्या मान लो, बस वो 3 और 4 से कटनी चाहिए। 12 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, 12 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या ले लो, आंसर सेम आएगा। तो माना कि हमारे पास कुल कितनी चीजें हैं 12। 12 का 1/3 क्या होता है, 12 में 3 का भाग दो 4, तो 4 चीजों को आपने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा 15। अच्छा 12 का 1/4 क्या होता है 3, 3 चीजों को आपने बेचा 20% लाभ पर। अच्छा अब यह बताओ कि 12 में से 4 और 3 7 गया तो बचा कितना 5, और बचे हुए को कितने पे बेचा 24 पे। नहीं आया क्या समझ में, आ गया। माना टोटल हमारे पास 12 चीजें स्टॉक में है, 12 का 1/3 3 से डिवाइड करा 4, 12 का 1/4 4 से डिवाइड करा 3, तो 12 में से 4 और 3 7 गया तो बचा कितना 5। इस पर 15%, इस पर 20%, बचे हुए पर 24%। तो 15 का 4 में गुणा करो कितना कमाया 60, 20 का 3 में गुणा करो कितना कमाया 60, और 24 का 5 में गुणा करो कितना कमाया 120। तो 120 प्लस 120 कुल मिला के कितना कमाया, हालांकि 240, अच्छा रुपए तक हमें जाना है। अब 240% का हमने लाभ कमाया, लेकिन कितनी चीजों पर 12 पर। तो जब आप 240% में 12 का भाग देंगे तो शुद्ध मुनाफा क्या आएगा 20%। शुद्ध मुनाफा 20% है, जबकि रुपए में कितना है 6200। तो 6200 अगर 20% तो 100% क्या, 20 से कैंसिल होगा, 31,000 आपका आंसर आएगा। अब आया समझ में थोड़ा बहुत। तो जितनी चीजें हैं उसमें आपको हमेशा बांटना है, तब जाके शुद्ध मुनाफा आपको पता चलेगा। एक बार फिर से, कहां समझ में नहीं आया ये बता दो। 12 कहां से लिया, 12 लिया इन दोनों का एलसीएम है ना। आपको बस ऐसी संख्या लेना है जो 3 और 4 से कट जाए। तो आप खुद सोचो 3 और 4 से कौन सी संख्या कटेगी 12। 12 के बदले 24 ले लो, 36 ले लो, 48 ले लो, 120 ले लो, कुछ भी ले लो, बस 3 और 4 से कटना चाहिए। तो 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 4 का भाग दिया 3, टोटल 12 वस्तुएं हैं, 4 और 3 7 गया तो बचा 5। बाकी तो समझ आ ही गया होगा आगे का, ठीक है। करिए, सुंदर सा सवाल है एक और। ऑप्शन से नहीं कर सकते आप ऐसे प्रश्नों को। जिसको पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया, इससे आ जाएगा और समझ में। सेम प्रश्न है। देखिए ऑप्शन परसेंटेज में है, मतलब रुपए की जरूरत नहीं है, रुपए को भूल जाओ। 16.66 का मतलब क्या होता है 1/6 पर कितना कमाया 12। 33.33 का मतलब क्या होता है 1/3 पर कितना कमाया 9। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 पर कितना कमाया 10। और शेष भी है, रिमेनिंग भी है। शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचें ताकि ओवरऑल क्या होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत ही शानदार सवाल है। चलो, ऐसे सभी प्रश्नों में हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो 6, 3 और 4 को देखते हुए कौन सी संख्या ले सकते हो, 12 ले लो, 12 में सबका भाग चला जाएगा।
तो माना कि कुल वस्तुएं कितनी हैं 12, 12 में 6 का भाग दिया 2 चीजें, इस पर कितना कमाएंगे 12%। 12 में 3 का भाग दिया 4 वस्तुएं, कितना कमाएंगे 9। 12 में 4 का भाग दिया 3 वस्तुएं, कितना कमाएंगे 10, है ना। अब ये जल्दी से बताओ कि शेष कितना बचा। टोटल 12 वस्तुएं होनी चाहिए, 4 3 7 और 2 9, तो बचा भी कितना 3। और 3 को कितने प्रतिशत लॉस पर बेचना है, बचे हुए को लॉस पे बेचना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, मतलब आखिरी में शून्य बचना चाहिए, ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। ठीक है, अब ये बता दो जल्दी से कि 12 का दुगना क्या होता है 24, ये प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट है। 9 का 4 गुना कितना होता है 36, 10 का 3 गुना कितना होता है 30, इनको जोड़ो जरा कितना आएगा 90। मतलब आपने इन तीनों पर इतने पे कितना कमाया 90% कमाया। अगर 90% कमाया तो नुकसान भी कितने का होना चाहिए, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। नहीं आ रहा समझ में? जितना कमाया उतने का ही नुकसान होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो अगर आपने इतने पर 90 कमाया तो बचे हुए पे 90% का नुकसान होना चाहिए, तभी प्लस 90 से माइनस 90 कट जाएगा, है ना। तो बची कितनी चीजें हैं 3, और 3 पर 90% का नुकसान, और आपको पता है कि हर चीज में भाग जाता है, तो 90 3 में बटेगा, तो हम कहेंगे शेष को कितने प्रतिशत हानि पे बेचना पड़ेगा 30% पर। यह आपका आंसर आएगा सी। आया? मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग ये ऐसे सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कभी भी अगर कोई पैटर्न कोई टाइप आप नया पढ़ते हैं अपने जीवन में मैथ्स में, सिर्फ एक बार आपको रिवीजन करना है ना। आप जब एक बार आज कभी भी समय निकालकर इन प्रश्नों को खुद से हल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे, है ना। पहली बार हम जब नया टाइप नया पैटर्न देखते हैं तो कंफ्यूजन होता है। एक बार आपने रिवीजन किया, आपको आराम से बनेगा, और आपको फिर ये घर जाके खुद से करोगे तो आपको और इजी लगेगा। फिर आप बोलोगे कि हमें तो इस क्लास में थोड़े टफ लग रहे थे लेकिन अब आसान बन रहे हैं। लेकिन वो आसान तभी लगेंगे जब घर जाके आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। और मैथ्स में रिवीजन और प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करो और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो। मैथ्स में रट्टाबाजी काम नहीं करती। मैथ्स में कुछ ऐसा नहीं कि फॉर्मूले रट लें। फॉर्मूले आपने देखा होगा, कभी फॉर्मूले से मैं पढ़ाता नहीं, है ना, क्योंकि फॉर्मूले का कभी अंत नहीं है। और फॉर्मूले की दिक्कत क्या है कि जितने फॉर्मूले याद करोगे उतने ही प्रश्न बनेंगे। अगर आपने लाभ हानि में मान लो 30 फॉर्मूले याद कर लिए तो आप 30 प्रश्न नहीं कर पाओगे। लेकिन लाभ हानि में 200-250 प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है, और 200-250 प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न बनाए जाएं तो 1000 से 1500 प्रश्न हैं। तो क्या आप 1000 फॉर्मूले याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर हमें हजारों प्रश्न करना है तो उसका एक ही इलाज है कि हम लॉजिकल सीखें। जैसे आज आपने पूरा देखा होगा, हम एक सीक्वेंस से चले। मैं हमेशा एक क्रम में पढ़ाता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूं। मैंने आपको पहले आसान प्रश्न सिखाया, फिर उसमें कंडीशन बढ़ा दी, फिर 2 कंडीशंस बढ़ा दी, तो हम सीखते गए, हमारा दिमाग खुलते गया कि हां ऐसा होता है। इतने कठिन प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन अगर आपने इनको सीख लिया तो जो आएंगे वो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे, है ना। इसलिए मेरा हमेशा पढ़ाने का मतलब रहता है कि थोड़ा सा कठिन पढ़ो, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का पढ़ लो। पेपर आसान आएगा तो आप तो उसको यूं ही उड़ा दोगे, लेकिन पेपर अगर कठिन आ गया तब भी आप प्रश्न कर पाओगे, क्योंकि बाकी लोग आसान सीख कर जाएंगे और आपको आसान तो अच्छे से करना आता ही है, कठिन भी करना आता है, तो आपकी हर हाल में जीत तय है। ठीक है, तो इसलिए बस रिवीजन किया करो, घबराया मत करो। आप में से कई लोगों में ना सब्र की, पेशेंस की बड़ी कमी है। ठीक है, जैसे ही मैंने अगला सवाल दिया आपको और मान लो वो आपसे नहीं बना, एक तो आप लोग अपने आप से उम्मीद बड़ी जल्दी लगा लेते हो, है ना। जहां आपने अभी लाभ हानि के 13 प्रश्न करे हैं, है ना, ये 14 नंबर का है। कई लोग इतने कमजोर दिल के होते हैं कि घर जाके आर.एस. अग्रवाल या जो किताब होगी उठाएंगे और बोलेंगे आज लाभ हानि पढ़ के आए, अब देखते हैं, अब तो आर.एस. अग्रवाल में आग लगा देंगे। पता चला दूसरा ही सवाल नहीं बना उसका, तुरंत कॉन्फिडेंस डाउन। मतलब हम लोग क्या है, तुरंत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और तुरंत नीचे चले जाते हैं।
तो थोड़ा सा पढ़ो। अब हम इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 100 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारी चीजें जब सीखेंगे, जब मैं बोलूं कि ठीक है अब चैप्टर खत्म हो गया है, अब आप कोई भी किताब लगा लो, फिर आपसे देखना सब बनेगा। लेकिन 2 4 8 10 प्रश्न करने पे अपने आप को एक्सपर्ट मत माना करो। चैप्टर पूरा हो जाए, रिवीजन हो जाए, फिर आप किताब उठाओ, आपसे हर चीज बनेगी। ठीक है, चलिए, तो कल मुलाकात होती है। कल छुट्टी नहीं है क्योंकि एक छुट्टी मंडे को हो चुकी थी, तो कल अपनी क्लास रहेगी शनिवार को। हालांकि संडे के प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, कल आगे बढ़ेंगे, कल और अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। थैंक यू।